देखिए, ये लोकतंत्र है और अगर जनसुराज के किसी नेता से या कार्यकर्ता से कोई गलती हुई है तो वो गलती की सजा कानूनी तौर से वो भुगतेंगे। हम लोग उसके लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी हालत में इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है कि जनसुराज के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ के अभी तक ये नहीं बता रही कि वो लोग कहाँ हैं। पुलिस को ये तो बताना ही पड़ेगा कि आपने अरेस्ट किया कि नहीं किया, अगर किया तो किस अपराध में किया है। और कुल 15-16 नेता अभी एक तरीके से ट्रेसलेस हैं, उनको हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि वो लोग कहाँ हैं। तो अभी हम लोग जिन थानों से वो लोग लास्ट रिपोर्टेड थे वहाँ पर अभी जा रहे हैं। और जैसे जक्कनपुर थाना से में जो लोग बैठे थे, तो जक्कनपुर थाना में जाकर हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि भाई हम लोग के जो भी साथी हैं उनसे कौन से गलती हुआ है, कौन सा क्राइम हुआ है। अगर क्राइम हुआ है तो उन पर FIR कीजिए, हम लोग उसको फेस करेंगे। अगर उन्होंने क्राइम नहीं किया है तो आप उसको इलीगली डिटेन नहीं कर सकते हैं और किसी भी हालत में आप उसको ट्रेसलेस तो बना ही नहीं सकते हैं, फिर तो अपहरण का उन पर लगेगा चार्ज। आप किसी शहरी को पकड़ के या डिटेन करके आप उसको गायब किए हुए हैं, ये तो थाना को बताना ही पड़ेगा कि किस अपराध में उन्होंने उसको डिटेन किया और अभी वो आदमी कहाँ है, इसलिए अभी जा रहे हैं थाने पर। कल मतदान है, कल वोटिंग है और इससे पहले इस तरह की कार्रवाई क्या है? भाई ऐसा है, सरकार तो घबरा के उन्होंने अपना हाथ पर छोड़ दिया है। जब उनकी हालत ये हो गई कि नीतीश कुमार का फेक वीडियो डाल रहे हैं तो उनकी मनोस्थिति क्या हुआ आप जान रहे हैं। ये नीचे के छुट भैया जो अफसर हैं, ये सब अपनी लॉयल्टी दिखाने के चक्कर में अपना मार्क्स बनाने के लिए किसी ने पुलिस महकमे में ये गलती करी है, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो किससे उलझ रहे हैं। जनसुराज उनको छोड़ेगा नहीं। अगर मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, हम लोगों के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, साथियों से अगर गलती हुई है तो हम लोग लॉ अबाइडिंग लोग हैं, हम लोग आगे बढ़कर कहेंगे कि भाई हम पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप किसी को डराने के लिए पुलिस ऐसे सिविल कपड़े में आकर, किसी ने कहा कि मैं STF का हूँ, मुझे किसी ने बताया, कोई कह रहा मैं इंटेलिजेंस का हूँ, और लोगों ने ऐसे फिल्मी अंदाज में आकर कई लोगों को अपनी अपनी गाड़ी में बैठाकर लोग ले गए हैं। तो ले गए हैं तो अब उनको जवाब देना पड़ेगा कि कहाँ ले गए हैं, किस अपराध के लिए ले गए हैं और आगे क्या कार्रवाई। अभी थाने पे चलते हैं, आप चल के देखिए। बिल्कुल साफ तौर पे उत्साह नज़र आ रहा है प्रशांत किशोर की बातों में और कहते भी नज़र आ रहे हैं किस तरह से अपने पक्ष में चुनाव को घुमाने के लिए बीजेपी एक बार फिर गिरफ्तारी के हथकंडे अपना रही है। कई बूथों पर इल्ज़ाम ये भी लगाए गए कि जहां पर बीजेपी के पक्ष में वोटिंग हो रही है, पुलिसकर्मी जनसुराज के समर्थकों को, उनके वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल मृगेन जी के पास चलते हैं। मृगेन जी, अगर बीजेपी की जीत तय है, अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता कि EVM को लेकर और तमाम जी मृगेन जी से हमारा कनेक्शन अभी टूटता नज़र आ रहा है। संदीप जी आपके पास पहुंचते हैं। बीजेपी के साथ इस तरह की बातें अक्सर रहती नहीं है कि EVM को लेकर सवाल उठाया जाए कि EVM में घोटाला है या फिर फर्जी वोटिंग हो रही है। बांकीपुर चुनाव में सर लगातार सुबह से हम देख रहे हैं कि 1 बजे के बाद से ही जब मतदान प्रतिशत भी कम नज़र आ रहा था, उस दौरान बार बार ये खबरें आई कि फर्जी वोटिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। तो क्या ये बौखलाहट की ओर इशारा है कि इस बार कुछ माहौल बदलता नजर आएगा? क्योंकि हमने देखा कि जब बीजेपी जीती तो विपक्षी दल और तमाम पार्टीज इसी तरह के आरोप लगाती रही EVM को लेकर, फर्जी वोटिंग को लेकर। इस बार बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है सर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये सब आरोप हैं। आरोप पर उसको सही मान करके आगे तो नहीं बढ़ा जा सकता है। तो जांच की बात है कि कौन बूथ कैप्चरिंग कराने की कोशिश कर रहा है या फर्जी वोटिंग कराने की कोशिश कर रहा है। पहली बात तो यह है कि यह चुनाव दो घटनाओं के बाद, दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं बिहार में और पूरे भारत में। एक छात्र आंदोलन जो जंतर मंतर पे हुआ और दूसरा भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ जी। उसके बाद से यह पहला ऐसा चुनाव है जो कि एक तरह से कहें कि लिटमस टेस्ट होगा कि क्या ओपिनियन है जनता के बीच में अभी इन आंदोलनों का। क्योंकि भरत तिवारी का आंदोलन मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो नहीं कवर किया, लेकिन जो यूट्यूब चैनल्स रहे या लोकल फेसबुक, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा हुई और लोगों ने कवर भी किया इसको जो है। तो ऐसे में देखना है कि इसका कुछ प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। और अगर नतीजे सत्ता पक्ष के फेवर में आते हैं और मतदान एक अच्छे परसेंटेज तक जाता है तो निश्चित ही इस बात को माना जाएगा कि ये जो आंदोलन थे
चाहे जंतर मंतर का आंदोलन रहा हो, चाहे भरत तिवारी के लिए लेकर के जो माहौल बनाने की कोशिश हुई, उसमें विपक्ष सफल नहीं हो पाया। तो ऐसे में जो भी हो रहा है, एक चीज मानिए कि उपचुनाव जो होता है किसी भी सरकार का, प्रशासन का एक टेस्ट होता है। क्योंकि उपचुनाव कोई सरकार अगर हारती है तो माना जाता है कि पूरे सरकारी मशीनरी का फेल्योर है, क्योंकि पूरी सरकारी मशीनरी लगी होती है उस चुनाव पे, चाहे कहीं का भी उपचुनाव होता है। तो इस बात को आपने नोटिस किया होगा कि 90% उपचुनाव सत्ता पक्ष के फेवर में ही जाते हैं, 10% ही ऐसा होता है कि विपक्ष को उसमें सफलता मिले जो है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि दो घटनाओं के बाद अगर कुछ ऐसा कर पाता है विपक्ष, तो शायद ये पूरे बिहार के लिए एक मैसेज बताने की कोशिश करेगा, और जो आगे के चुनाव होंगे, चाहे लोकसभा के या विधानसभा के भविष्य में, उसके लिए विपक्ष को एक मौका मिलेगा जिसमें वह कह पाएगा कि भाई देखिए, अब जनमत जो है बदल चुका है और जनमत दूसरी तरफ से सोच रहा है, न कि सत्ता पक्ष के लिए सोच रहा है। तो देखते हैं यह किस तरफ करवट लेता है। जी बिल्कुल, विक्रांत जी आपके पास पहुंचना चाहूँगा। शुक्रिया वन इंडिया को वक्त देने के लिए एक बार फिर। सर आपसे समझना चाहेंगे, जेन ज़ी को लेकर इस बात खूब सवाल है, जिस तरह से देश भर में प्रोटेस्ट भी हुआ, OCG पे प्रोटेस्ट हो, नीट को लेकर हो, और जेन ज़ी का बार बार कहना है कि इस बार हमने बदलाव के पक्ष में वोट किया है। प्रशांत किशोर मैदान में है, प्रशांत किशोर का कहना है कि जेन ज़ी हमारे साथ है। आप कैसे देख पा रहे हैं, इस बार कितना प्रभावित करते नजर आएंगे जेन ज़ी इस बांकीपुर उपचुनाव को? जेएनजी कहीं भी प्रशांत किशोर के साथ नहीं है, ना ही कोई वोटर बांकीपुर का प्रशांत किशोर के साथ है। पूरा वोटर और पूरे जेएनजी सब अभी एनडीए समर्पित भाजपा उम्मीदवार नीरज जी को वोट कर रहा है। और ये जो कल रात से प्रशांत किशोर को मैं देख रहा हूँ कि कल से ये थोड़ा तमाशा कर रहे हैं, झूठा आरोप लगाकर थाना में जाकर बैठ रहे हैं, एक माहौल बनाने का काम करना चाह रहे हैं कि हमारे पक्ष में वहां बांकीपुर की जनता वोट करे। ऐसा कहीं कुछ होने जा रहा नहीं है। पूरी जनता और पूरा बिहार प्रशांत किशोर को अच्छी तरह से समझ चुका है कि वो सिर्फ तमाशा ही करते हैं, नौटंकी करते हैं और झूठ का बस आडंबर है। कहीं से कोई उनको वोट वोट करने जा रहा नहीं है। वो फर्स्ट करेंगे लेकिन नीचे से प्रथम करेंगे। नीरज कुमार सिन्हा जी बहुत भारी मतों से जीतने जा रहे हैं, और मैं तो जहां तक देख रहा हूँ बांकीपुर में उनका नीरज कुमार सिन्हा जी का बहुत तगड़ा लहर चल रहा है ना। आज भी उनके पक्ष में जहां से भी खबरें आ रही हैं उनके पक्ष में आ रही हैं। बिल्कुल, मृगन जी आपके पास आना चाहेंगे, और सवाल हमारा शुरू में भी था आपसे, तब कनेक्शन का कुछ इशू था ईवीएम को लेकर और फर्जी वोटिंग। पहली बार ऐसा हम सुन रहे हैं किसी चुनाव में कि फर्जी वोटिंग जैसा कोई दबाव महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी। प्रशांत किशोर का कहना है कि बीजेपी बदलाव से डर गई है। क्या लोकप्रियता अब कम होती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की देश भर में? तो सचमुच कुछ डर जैसा माहौल आप देख पा रहे हैं बांकीपुर में, या फिर बीजेपी निश्चिंत है, आसानी से ये चुनाव जीत लेगी? 2006 से 2026 तक लगातार नितिन नवीन का कब्जा रहा और अब एक बार फिर वापसी होगी। बीजेपी ही जीतेगी। नितिन नवीन जी को जो है 98,299 वोट डाला था पिछली बार, जो लगभग 63% शेयर बनता है। उसके बाद आरजेडी की रेखा कुमारी जी थी, उनको 46,000 वोट डाला था, तो उनको भी देखो कितने बड़े मार्जिन से जो है हराया। और जो रही बात प्रशांत किशोर जी की, इनके जो कैंडिडेट थे जन स्वराज पार्टी के, वंदना कुमारी, 7,717 वोट डाली थी सिर्फ, 4% भी नहीं है। ठीक है, तो प्रशांत किशोर जी जमीन से जुड़े वैसे नहीं है, वो हवाई बातें करते हैं। उनके अगर आप कैंपेन को भी ध्यान से सोचो ना, तो वो अमेरिकन कंसेप्ट के ऊपर होती है। भारत की धरातल की सच्चाई कुछ और है, और वो जो जिसकी बात करते हैं वो कुछ और ही बात है। तो उनका जो एक फॉर्मूला रहता है इलेक्शन को लेके, वो ही फॉल्टी होता है। उनको एक भी सीट नहीं मिली है, आप ये जानते हैं। पिछले इलेक्शन, जब इलेक्शन हुआ है असेंबली का 2025 में, सिंगल सीट उनकी पार्टी को नहीं मिली। जिस व्यक्ति की पार्टी को सिंगल सीट ना मिली हो, तो वो तो ऐसे ही हड़बड़ाहट में बात करते हैं फालतू की। जब उनको लग रहा है कि भी हार तो निश्चित है ही है, तो फिर ये ईवीएम आ जाती है, फिर ये बूथ कैप्चरिंग आ जाती है, तो अनर्गल बातें चलती है। ठीक है, रही बात दूसरी, भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीतने वाली है। एनडीए की जो है कैंडिडेट जो है वो वहां पे जीतेंगे डेफिनेटली। और ये जितने भी लोग हैं ये ऐसी बात करने वाले हैं क्योंकि इनको पता है। रही बात जेन ज़ी की, देखिए जेन ज़ी कोई माहौल नहीं था यहाँ पे। जंतर मंतर पे जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है, इनके बुलाए हुए गुंडों ने वहां पर जो आतंक मचाया है, जो झगड़े डाले हैं, इस हिसाब से माहौल बनाया था,
क्योंकि यूपी इलेक्शन को देखते हुए और पंजाब इलेक्शन को देखते हुए आम आदमी पार्टी पूरा फोकस लगा के बैठी हुई थी। दिल्ली में साफ हो गए हैं, हमको खतरा कि भी पंजाब में भी हम साफ होने वाले हैं, वो हो गए डेफिनेटली। तो उसको देखते हुए ये जो है जेनजी कोई ऐसा इनके साथ नहीं आने वाला है। ये कहते हैं जी, अब केजरीवाल जी तो ये कह रहे थे कि बांग्लादेश में जेनजी ने सरकार पलट दी। अरे भाई, बांग्लादेश में पीएम कौन बना? तारिक रहमान बने हैं। वो कौन है? खालिदा जिया के बेटे हैं। खालिदा जिया कौन है? शेख हसीना से पहले वही पीएम थी। अरे भाई, वो पुरानी सरकार वापस आ गई है। वो ब्रिटेन में बैठे हुए थे, उन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया, अपने उनके पार्टी में छोड़े, गुंडाई हुई, कुछ विदेशी ताकतों के साथ संयोजन बना, उन्होंने साथ लेकर के जो वहां प्रोपेगेंडा किया और ये तख्ता पलट हुआ। वही ढाक के 3 पात वही आ गए वापिस से। सिर्फ शेख हसीना को वहां से निकालना था और कुछ नहीं है। ये सोचते हैं कि भारत के अंदर भी जो है ऐसे ही तख्ता पलट कर देंगे। अरे भाई, बांग्लादेश और भारत की सरकार में फर्क है। भारत एक मजबूत देश है, बहुत मजबूत है, परमाणु शक्ति है, आप उसकी सरकार को ऐसे नहीं पलट सकते। हमारा जो है इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत मजबूत है। तो ये छोटा सा इन्होंने किया है यहाँ पे, बहुत यहाँ पे जो इन्होंने गुंडई दिखाई है, तो इनको लगता है जेनजी इनके साथ आ गया। ऐसा नहीं है। जेनजी, देश की सरकार को जेनजी ने पहले भी चुना है, ठीक है, और आगे भी चुनेगा। और सरकार अच्छा काम कर रही है। और सरकार ने, देखिए, हमारे मंत्री जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था पेपर लीक में। ऑफिशियल ने क्राइम किया, उनको जो है एफआईआर भी हुआ, अंदर भी डाल दिया गया, नौकरी से भी निकाल दिया गया। सरकार अपना काम कर रही थी, पर इन्होंने ऐसा माहौल बनाया। देखिए, जनता जनार्दन है, ठीक है, सरकार चाहे कोई भी हो, अगर जनता प्रेशर बनाए तो सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है। और हमारी सरकार ने जनता की बात को ध्यान में रखते हुए नैतिक तौर पर जो है धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया और अब सरकार जो है एक ठोस कानून बनाने वाली है। इनके समय में बहुत पेपर लीक हुए हैं, पर इन्होंने कोई कानून नहीं बनाया। लेकिन जी, नाराजगी तो है ना, सवाल वही था। और अभी हम संदीप जी से भी यही समझ रहे थे कि इस पूरे प्रोटेस्ट के बाद, इस नाराजगी के बाद, क्योंकि पटना में भी हमने देखा किस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, गोलीबारी की भी खबरें आई, लाठीचार्ज, आंसू गैस, सब कुछ हुआ, तो उसके बाद जनता नाराज है, युवा नाराज है, तो उसका असर नहीं देख पा रहे कि आप वोटिंग प्रतिशत में कहीं ना कहीं वो सब नहीं आएगा? क्योंकि जो दंगे हुए हैं वो पेड इनके वर्कर थे या कुछ गुंडे बुलाए हुए थे। वो सारे भाड़े के लोग थे जिन्होंने वहां पे दंगा किया है। असली स्टूडेंट बहुत कम थे। कुछ स्टूडेंट को आपने देखा भी होगा, कुछ टाइम के बाद 2-4 दिन में वो चले भी गए थे कि यहाँ तो कुछ और, क्योंकि स्टूडेंट की जो मुद्दा था ना नीट का, वो तो बहुत पीछे रह गया था। वहां तो और ही बात, थोड़े उमर खालिद की बात होने लगी थी। वहां पे कुछ और ही तकिए कलाम पड़े जा रहे हैं, जुमले बोले जा रहे हैं, मतलब आप समझ रहे थे वहां कैंपेन ही कुछ और चल पड़ी थी। बाद में किसानों का मुद्दा उठा लिया। उनको लग रहा था कि हर वर्ग से 10-20 हजार लोग आ जाएंगे, जगह वहां पे कम है, तो यहाँ पर जब जमावड़ा होगा सरकार को हो जाए, सरकार की जो इमेज खराब हो, यही करना चाहते हैं। इनको दंगा ही भड़काना है। आप ये भी देख लीजिए, पार्लियामेंट के अंदर भी विपक्ष कोई भी ऐसी प्रोविजन लेके नहीं आ रहा है जो उस लॉ को अच्छा करने में सहायता करे। विपक्ष का काम क्या होना चाहिए? कोई प्रोविजन दे, कोई टेक्निकल जो है, हम उसमें टेक्निकल जो है इंप्रूवमेंट बता सकती है कि आप ये टेक्नोलॉजी यूज करिए, या आप ऐसा सुझाव दे कि भी आप उसमें पेपर फॉर्मुलेशन में क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, कुछ तो सुझाव दे। मुद्दा ही नहीं है। अब कहते हैं अमित शाह जी इस्तीफा दे दें। इनको केवल और केवल झगड़े करा के रखना है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि तमाम प्रोटेस्ट, तमाम नाराजगी के बीच किसी तरह का कोई असर नहीं होने वाला। वो सब पेड प्रोटेस्टर्स थे, वो छात्र। नाराजगी है ही नहीं। अगर नाराजगी होती तो वो लंबा भी चलती। नाराजगी है ही नहीं है। 30-40 हजार लोग जो जंतर मंतर पे थे, सब पेड प्रोटेस्टर्स थे। आप एक बात समझिए, कांग्रेस पार्टी का काडर बहुत बड़ा है, भले ही वो सरकारों में नहीं है आजकल, ठीक है, पर उसका जो वर्कर बेस है वो पूरे इंडिया में है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में 40,000 बंदे इकट्ठा करना कितनी बड़ी बात हो सकती है? आप सोचिए, कुछ बड़ी बात है भी नहीं। अगर 5-5 हजार लोग बुलाए तो वो दिल्ली से बुला सकते हैं। 40,000 आदमी कोई ज्यादा आदमी नहीं होता है। आप उस बात को समझिए। जब अन्ना हजारे जी का प्रोटेस्ट हुआ था, तब हम मानते थे कि लोगों ने विद्रोह किया था, और जिसका इन्होंने जो है अवसरवादी नेता केजरीवाल ने फायदा उठाया, अन्ना हजारे को जो है बैकफुट पे कर दिया, और यहाँ पर सरकार बना के बैठ गए। लोगों के साथ उन्होंने धोखा किया और बाद में करप्शन करी, और लोगों ने इनको सरकार से निकाला। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.